रावण ने सीता माँ को किडनैप किया, इसका रीज़न था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे ए इज़ ए, ये लॉजिकली नेसेसिटी है। रावण सीता माँ को किडनैप करेगा या नहीं करेगा, ये लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये एक कंटीजेंट है। जस्ट इमेजिन एक ऐसा इंसान जो सुबह इक्वेशंस लिखता था और शाम को गॉड्स, एथिक और रियलिटी के बारे में थ्योरीज बनाता था, जिसे मैथ और लॉजिक की इतनी आदत थी कि वो हर चीज को एक सिस्टम में डालना चाहता था, चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो साइंस हो। हम बात कर रहे हैं गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज की, बोर्न इन 1646 जर्मनी, एक ऐसे वक्त में जब यूरोप पूरी तरह से टर्मोइल में था। हर तरफ रिलीजियस वॉर चल रही थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे और पॉलिटिकल किंगडम्स कोलैप्स हो रहे थे। साइंस और रिलीजन के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि लोग कंफ्यूज थे कि ट्रुथ को किस तरह से ढूंढा जाए। वो रिलीजन पे फेथ रखे अपना या साइंस पे। ये 30 इयर्स वॉर के बाद का टाइम था। कंटिन्यू 30 इयर्स तक यूरोप वॉर के अंदर था। इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, सोसाइटी कोलैप्स हो चुकी थी, हर तरफ मारामारी फैली हुई थी। और ये टाइम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उस 30 इयर्स वॉर के बाद का टाइम था, जहाँ लाखों लोग मर चुके थे और लोगों का फेथ, रीज़न और फ्यूचर सब कुछ क्वेश्चन में था। वो एक फ्रैक्चर्ड यूरोप था, जहाँ चर्च अपनी अथॉरिटी के लिए लड़ रहा था और साइंटिस्ट नए थ्योरीज लेके पुराने डोगमास को चैलेंज कर रहे थे। ऐसे बैकड्रॉप में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है लेबनीज, जिसके फादर एक फिलोसफर थे। लेकिन जब लेबनीज सिर्फ 6 साल के थे, उनके पिता की डेथ हो गई। उस छोटे से बच्चे ने अपने फादर की लाइब्रेरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। 12 साल की उम्र तक उसने लैटिन, ग्रीक, लॉजिक, थियोलॉजी और फिलॉसफी सब कुछ पढ़ लिया था। उसने देखा कि दुनिया टूट रही है, पर उसने ये फील नहीं किया कि ये दुनिया का दी एंड है। उसने ये सोचा, मैं कैओस में एक पैटर्न ढूंढ सकता हूँ, मैं साइंस और फेथ के बीच में एक ब्रिज बना सकता हूँ। वो किसी एक आइडियोलॉजी से चिपका नहीं था, ना वो सिर्फ चर्च का बंदा था ना साइंस का। वो एक सिस्टम बिल्डर बनना चाहता था, जो यूनिवर्स को एक वेल स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल सिस्टम की तरह समझे। उसका माइंडसेट था, जितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न उतनी ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत। और ये क्लैरिटी वो सिर्फ थ्योरी से नहीं, इक्वेशंस, रीजनिंग और लॉजिकल फ्रेमवर्क से ढूंढना चाहता था। तो जब दुनिया रिलीजन के नाम पे डिवाइड हो रही थी, लेबनीज यूनिफाई करने की कोशिश कर रहा था। जब लोग कहते थे ट्रुथ रिलेटिव है, वो कहता था हर चीज़ का एक सॉलिड रीज़न होता है। और तभी उसने डिसाइड किया, मैं इस दुनिया को समझने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं जब तक इस दुनिया को समझ नहीं लेता, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉट इन एन इमोशनल सेंस, नॉट इन ए स्पिरिचुअल सेंस, बट प्योर लॉजिक में, प्योर क्लैरिटी के साथ मैं इस दुनिया को समझूंगा। वो एक ही वक्त में मैथमेटिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, इन्वेंटर भी था और थ्योरिस्ट भी था। वो न्यूटन के पैरेलल कैलकुलस इन्वेंट कर रहा था और सोच रहा था कि ट्रुथ को एक मशीन जैसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा सकता। उसका ड्रीम था एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसमें लॉजिक और फैक्ट्स को ऑटोमेट किया जा सके। उसकी एक थ्योरी थी मोनार्ड्स, छोटी इनविजिबल यूनिट्स जो पूरी रियलिटी को बनाती है, एक तरह का लॉजिकल एटोमिज्म। ये साइंस भी थी, मेटाफिजिक्स भी, पर कोई फज नहीं था। क्लियर आइडियाज, शार्प डेफिनेशंस, जैसे एक कोडर का दिमाग। और उसकी सबसे पावरफुल लाइन थी, यह दुनिया जितनी भी मेस्ड अप हो,
जितनी भी मैस्ड अप लगे, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल वर्जन है जो गॉड ने क्रिएट किया है। वो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन का सपोर्टर था। हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, तुम्हें दिखे या ना दिखे, वो ऐसा बोलता था। लेविनिस सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा, उसका काम मैथ से लेके लॉ, रिलीजन, लॉजिक, इंजीनियरिंग और इवन चाइनीज फिलोसफी तक स्प्रेड था। वो बिलीव करता था कि ईस्ट और वेस्ट दोनों में नॉलेज है और उनका फ्यूजन ह्यूमैनिटी को आगे लेके जा सकता है। अब सोचो, एक बंदा 1600 में बैठ के लॉजिक गेट्स डिजाइन कर रहा है और एक यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज ढूंढ रहा है, आज हम जिसे एआई या प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर तुम एक ऐसे थिंकर को समझना चाहते हो जिसका ब्रेन प्योर लॉजिक और डीप क्यूरियोसिटी से चलता है, तो तुम्हें लेविनिस की दुनिया में आना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो लेविनिस की दुनिया में आने के लिए? अगर हाँ, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ भूल जाओ आपके आसपास क्या है। अगले 1 से 2 घंटे तक सब कुछ भूल जाओ, फ़ोन अपना साइलेंट कर दो, मम्मी को बोल दो या पापा को बोल दो कि अगले 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत नहीं करना। कमर सीधी, साथ में कॉपी पेंसिल रखो और ध्यान से सोचो कि जो भी इस बंदे ने दिया वो 400-450 साल पहले दिया। सो बी रेडी। आज हम लेविनिस की मेटाफिजिक्स के बारे में बात करेंगे, लेविनिस की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे और लेविनिस की एथिक्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि लेविनिस का मेटाफिजिक्स में क्या वर्क है, एपिस्टेमोलॉजी में क्या वर्क है और एथिक्स में क्या वर्क है। जो हमारे इस पूरी स्लाइड्स का सोर्स है इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, इसी से मैंने सारे कंटेंट को क्रिएट किया है। आप इस वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही था, हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है अक्षय। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो मरे हुए बंदों के साथ बात कर सकती है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी फिर से अक्षय जी से कि जाओ लेविनिस से बात करो, उनकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स को समझ के आओ। और जो भी डिस्कशन हुई उनके बीच में, उनकी ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है। अब मैं उसी ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू आपको लेविनिस का वर्क समझाने की कोशिश करूंगा। तो उन दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुई, मैं उसके जरिए आपको लेविनिस का वर्क समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेविनिस की मेटाफिजिक्स। अक्षय, लेविनिस बड़का जी, राम राम, क्या हालचाल, सब ठीक? लेविनिस्ट, क्या बात पूछ रहे हो यार अक्षय, मरने के बाद तो सब ठीक ही रहता है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अक्षय, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं आपसे आपकी फिलॉसफी के बारे में बात करने आया हूँ, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नज़रिया क्या था, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ। लेविनिस, अरे वाह, बढ़िया सोच है, पूछो पूछो क्या पूछना चाहते हो? अक्षय, तो ये रहा पहला सवाल, रियलिटी क्या है और मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? आई मीन मैं कैसे सच तक पहुंच सकता हूँ? लेविनिस, ये तो एक बहुत ही गहरा क्वेश्चन है अक्षय, तो तुम पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। अक्षय, हाँ जी पूछिए पूछिए। लेविनिस, रियलिटी और ट्रुथ एक ही बात है या इसमें कुछ फर्क है? अक्षय, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही है। ट्रुथ तो रियलिटी का सिनोनिम होता है, राइट? जो रियलिटी है वही तो सच है। लेविनिस मुस्कुराते हुए, इतने सिंपल तरीके से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा और गहरा सोचो। अक्षय, सोचने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर यार मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों सेम ही है, आपको क्या लगता है, आप बताओ ना। लेविनिस, तो देखो सुनो, रियलिटी का मतलब है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, द वर्ल्ड एज इट इज, जैसे ग्रास, ट्री,
काउ, डॉग, सब कुछ जो सच में है। और ट्रुथ का मतलब है उस रियलिटी का बिल्कुल करेक्ट और राइट डिस्क्रिप्शन। अगर हम कहते हैं द स्काई इज ब्लू, ये एक ट्रुथ है। और अगर स्काई सच में ब्लू है तो ये रियलिटी है। अक्षय, अच्छा, मतलब ट्रुथ का काम है रियलिटी को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना। लेवनिस, बिल्कुल सही जाना तुमने। जैसे मान लो अगर तुम्हारे सामने एक कूलर पड़ा है और जब तुम उस कूलर को देख रहे हो, अब कूलर तो रियलिटी है। जब आप उस कूलर को दूसरे बंदों को बताओगे, कैसे बताओगे? थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कम्युनिकेशन। तो ट्रुथ क्या हुआ? जो कम्युनिकेट तूने किया, जो लैंग्वेज तूने यूज की रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो ट्रुथ हुआ। अक्षय, अच्छा, अब मैं समझा रियलिटी और ट्रुथ का डिफरेंस। तो अब बताओ मुझे रियलिटी क्या है? अगर मैं आपको एक और बात बताऊं ना, मैंने ये क्वेश्चन ना पहले भी ना डिकार्ट और स्पिनोजा से पूछा है। थोड़े दिन पहले पूछा था मैंने उनसे। डिकार्ट के अकॉर्डिंग रियलिटी सब्सटेंस से बनी है। सब्सटेंस वो चीज़ है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। माइंड और बॉडी दो अलग अलग सब्सटेंस है। और स्पिनोजा जी बोलते हैं कि सब्सटेंस एक ही है, गॉड या नेचर। आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि रियलिटी क्या है? लेबनीज, ट्रू सब्सटेंस तो एक ही तरह की होती है और वो है मोनाड। अक्षय, अक्षय, ये मोनाड क्या है? ये क्या होता है? बताओ मुझे, एक्चुअल में होता क्या है ये? लेवनिस, देख अक्षय, जैसे एटम मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वैसे ही मोनाड सबसे छोटी स्पिरिचुअल यूनिट होती है। मोनाड इमटेरियल होता है, यानी फिजिकल दुनिया में इसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये इंडिविजिबल होता है, यानी इसको काटा, तोड़ा या स्प्लिट नहीं किया जा सकता। विंडोलेस होता है, यानी एक किसी और मोनाड के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आता। कोई एग्जांपल दो यार। अक्षय, लेवनीज, जैसे तुम्हारा कॉन्शियस सेल्फ एक इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है इवन जब तुम अकेले होते हो, वैसे ही हर मोनाड अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड कॉन्शियस होता है। इसकी की प्रॉपर्टीज होती है नो इंटरेक्शन। मोनाड किसी और मोनाड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इंटरनल चेंज ओनली। हर मोनाड के अंदर चीजें बदलती है, लेकिन वो खुद ही अपने आप को बदलता है, ना कि साइड वाला या उसके साथ वाला मोनाड। और थर्ड प्रॉपर्टी है मिरर ऑफ द यूनिवर्स। हर मोनाड हर मोनाड में पूरी दुनिया का एक वर्जन रिफ्लेक्टेड होता है। अक्षय, तो तुम बोल रहे हो कि सब कुछ मोनाड से बना है? लेबनीज, हाँ। अक्षय, अगर सब कुछ मोनाड से बना है तो मुझे टेबल, चेयर, इंसान, ये सब सॉलिड क्यों दिखते हैं? लेबनीज, तुझे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मे बी इस एग्जांपल से तुझे क्लैरिटी आए। इमेजिन करो कि जैसे 3D गेम में तुम करेक्टर और जगह देखते हो, पर एक्चुअल में वो सब प्रोग्रामिंग कोड का इफेक्ट होता है। वैसे ही जो फिजिकल चीजें तुम्हें दिख रही है वो मोनाड की अरेंजमेंट का इल्यूजन है। मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे वॉल है, वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, पर वो एटम से बनी है। एटम भी एम्प्टी स्पेस से एटम भी एम्प्टी स्पेस से फिल्ड होते हैं, लेकिन हमें सॉलिड दिखते हैं। तो रियलिटी क्या हुई? रियलिटी इज इक्वल टू परसेप्शन का स्ट्रक्चर, नॉट एक्चुअल कॉन्टेक्ट। अक्षय, बात तो सही कर रहा है भाई, दम भी है तेरी बात में। भाई अगर सब मोनाड अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो दुनिया इतनी
परफेक्टली कैसे चल रही है, मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है उनके बीच में। जैसे मैं सुबह निकलता हूँ ऑफिस जाने के लिए, तो ऑटो टाइम पे मिल जाता है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है, बॉस भी उसी वक्त ऑफिस में आ जाता है। ये सब कैसे मैच होता है? अगर कोई किसी से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा, तो ये सब कुछ मेरी जो ज़िंदगी है, जो सबकी ज़िंदगी है, वो ऐसे बिल्कुल बड़े तरीके से कैसे चल रही है? लेबनीज़, उसको कहते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। गॉड ने हर मोनार्ड को स्टार्टिंग से ऐसे प्रोग्राम किया है कि सब परफेक्ट सिंक में इवॉल्व करती हैं, बिना कॉन्टैक्ट के। एक एग्जांपल ले, सोचो 5 म्यूजिशियंस अलग अलग रूम में बैठे हैं। उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करके रखी है और उनका टेम्पो परफेक्टली मैच करता है। उन्होंने रियल टाइम में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर किया, पर उनका आउटकम एक साथ हारमोनियस लगता है। अक्षय, क्या? ओए भाई सुन, तेरे पास मान ले 5 म्यूजिशियन है, वो सभी अलग अलग रूम में बैठे हैं और उससे पहले उन्होंने ना इकट्ठी प्रैक्टिस करके रखी है। अब जब उनको हम बोलते हैं कि अपना म्यूजिक सुनाओ, तो अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है, पर जब वो म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं ना, तो सब सेम एक ही सिंक में म्यूजिक बजाते हैं, ऑल्दो दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। अक्षय, एक और एग्जांपल दो ना, कोई हमसे रिलेटेड, मतलब कोई बॉडी से रिलेटेड, कोई माइंड से रिलेटेड। लेवनीज, ठीक है, एक माइंड और बॉडी का एग्जांपल लो। जब तुम सोचते हो कि मुझे पानी पीना है और मैं पानी का गिलास उठाऊंगा, तो तुम्हारा हाथ तुरंत बोतल की तरफ बढ़ता है, राइट? अक्षय, हाँ हाँ, ऐसा ही तो होता है। अब ये तुम्हारा माइंड है और तुम्हारा बॉडी, बॉडी मतलब तुम्हारा हाथ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारा माइंड एक मोनार्ड है, तुम्हारा हाथ दूसरा मोनार्ड है, और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, समझे? अक्षय, नहीं लेबनीज, यार ये दोनों ना अपने अपने वर्ड में काम कर रहे हैं, फिर भी ये दोनों कैसे एक टाइम पे परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गॉड ने दोनों को पहले से परफेक्ट टाइमिंग पे सेट किया है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी बॉडी, ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में। अक्षय, यार ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? सिंपल ही बना सकते थे यार कोई। लेबनीज, अक्षय, तुम्हारा जो सवाल है, ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीके से सिस्टम बनाने की क्या जरूरत थी, ये काफी गहरा सवाल है। तुम्हें इसे समझने के लिए एक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। अक्षय, प्रिंसिपल को? कौन सा प्रिंसिपल? लेबनीज, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। अक्षय, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, ये क्या होता है? लेबनीज, ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती, मतलब हर चीज का एक रीजन होता है, एक वजह होती है, चाहे तुम्हें दिखे या ना दिखे। गॉड ने जो सिस्टम बनाया है उसका भी एक रीजन है। अब तुम कह रहे हो कि इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो समझो, गॉड ने सब पॉसिबल वर्ड्स में से सबसे बेस्ट वर्ड यूज किया है। अक्षय, क्या? सबसे बेस्ट वर्ड चूज किया है? मतलब मैं समझा नहीं। लेबनीज, यार जब गॉड ने ये दुनिया बनाई ना, तो उसके पास हजारों ऑप्शन थी, वो कुछ और भी बना सकता था, पर जो सबसे बेस्ट पॉसिबल दुनिया थी ना, वो यही है जहां हम रह रहे हैं। गॉड ने इसी को बनाया। ये सबसे बैलेंस्ड, ऑर्डर्ड और मीनिंगफुल है, इसलिए ये वर्ड बना, और इसमें जो हम देखते हैं सब एक परफेक्ट प्लान का एक पार्ट है। चलो मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो एक आर्टिस्ट है, उसके पास 100 डिफरेंट कैनवास के आइडियाज हैं,
हर कैनवास पर वो कुछ डिफरेंट पिक्चर बना सकता है, लेकिन वो अपनी पिक्चर चूज करेगा जो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। अगर वो रैंडमली कोई भी पॉइंट करेगा तो उसका कंपोजिशन पूरा बेकार हो जाएगा, मतलब मैस हो जाएगा। लेकिन जब वो बेस्ट कंपोजिशन चूज करता है तो उसका काम परफेक्ट बन जाता है। वैसे ही गॉड ने इस वर्ड को चूज किया क्योंकि ये सबसे बेस्ट, मोस्ट ऑर्डर्ड और मीनिंगफुल वर्ड था। इसलिए अक्षय, गॉड ने ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया क्योंकि उसके पास सब ऑप्शंस थी, लेकिन इसने वो ऑप्शन चूज की जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हो, और वो हमारी करंट की दुनिया है। आया समझ में अक्षय? हाँ, हाँ, समझ में तो आ रहा है। पर अगर ये वेस्ट वर्ल्ड है तो ईवल और दुख क्यों है? लेबनीज, अक्षय भाई, तुम्हारा सवाल ना बिल्कुल वैलिड है। अगर ये दुनिया सबसे बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड है तो ईवल, पेन और सफरिंग का होना कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये तो होना नहीं चाहिए था। अक्षय, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। लेबनीज, यार, ईवल, पेन और सफरिंग इस दुनिया में है, लेकिन वो एक ग्रेटर हार्मनी और ओवरऑल बैलेंस का हिस्सा है। अक्षय, कैसे? लेबनीज, तुम्हें जो एविल दिखाई देता है, इविल दिखाई, यार क्या बोल रहा हूं मैं यार, मतलब तेरे चक्कर में मैं प्रोनाउंस करना ही भूल गया। तुम्हें जो इविल दिखाई देता है वो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए जरूरी होता है। अक्षय, है? कैसे? बताओ, कोई एग्जांपल दो। लेबनीज, मान लो तुम्हें इंजेक्शन लगता है और तुम्हें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द एक ग्रेटर गुड के लिए होता है। तुम्हें वो दर्द इसलिए होता है ताकि तुम बीमारी से बच सको। वो टेम्परेरी पेन है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करता है। जैसे सर्जरी भी पेनफुल होती है, पर तुम समझते हो ना कि वो पेन तुम्हें हील करने के लिए है। अगर वो पेन ना होता तो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता। तुम्हें जो दर्द अभी दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे बॉडी को बेहतर बनाने का पार्ट है। अक्षय, यार तुम किसी भी लॉजिक को ना, मतलब कुछ भी, कोई और एग्जांपल दो चलो। लेबनीज, लो सुनो सर, अब हर इंडिविजुअल पेन या ट्रेजेडी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अक्षय, क्या? यार सुन सुन सुन, ध्यान से सुन। हर इंडिविजुअल को पेन या ट्रेजेडी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तुम उसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो समझ में आता है कि एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी का एक लार्जर मीनिंग होता है। तुम्हारे पास एक शॉर्ट टर्म पेन आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में लार्जर गुड के लिए है। और जब हम बात करते हैं कि इविल की, तो वो भी गॉड के ग्रैंड प्लान का एक पार्ट है। वो गॉड का मिस्टेक नहीं है। गॉड ने कोई इविल बना के गलती नहीं की। वो एक जरूरी कंपोनेंट है जो बैलेंस क्रिएट करता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन का अपना रोल होता है, उसी तरह इविल भी एक रोल प्ले करता है जो फाइनल हार्मनी को परफेक्ट बनाता है। अगर तुम गलत समझते हो कि इविल बस एक फ्लॉ है तो तुम पूरा पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो यार। इविल उस लार्जर और मीनिंगफुल प्लान का हिस्सा है जो सबको अल्टीमेटली बेटर बनाता है। और सबसे जरूरी बात, तुम जब फील करते हो ना पेन, जब तुम्हारे आसपास कोई ट्रेजेडी होती है, तो समझ लो वो तुम्हारी ग्रोथ और दुनिया के ओवरऑल बैलेंस के लिए है। तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए तो वो पेन लगेगी, बट लॉन्ग टर्म में उसका तुम्हें बेनिफिट होगा। जस्ट लाइक ए हार्ड लेसन दैट मेक्स यू वाइजर इन द एंड। अक्षय, कुछ और एनालॉजी या एग्जांपल दो। लेवनीज, सोचो तुम्हें एक बड़ी जॉब मिलती है, बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट जॉब, मतलब मैकेंजी में या बीसीजी में।
लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तुम्हें दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन जब तुम उस पे काम करते हो ना, तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए वो स्ट्रगल जरूरी होता है। तुमने अपनी लिमिटेशंस को पुश किया, पुश नहीं, पुश किया, और आखिरकार तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया। इसी तरह से दुनिया में इविल और पेन का होना हमें अपनी लिमिटेशन को पुश करने में मदद करता है। वैसे ही गॉड का प्लान है, वो इविल को एक ग्रेटर गुड के लिए अलो करता है, ताकि हम सब काफी बेहतर हो सकें। तो अक्षय, जब तुम लाइफ की किसी पेनफुल एक्सपीरियंस का सामना कर रहे हो ना, तो सोचो कि वो पेन तुम्हारे पर्सनल और ओवरऑल ग्रोथ का पार्ट है। वो जरूरी है अगर तुम्हें अल्टीमेट मीनिंग और हार्मनी चाहिए तो। अक्षय, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं आप क्या बोलना चाह रहे हो, पर अगर सब कुछ गॉड ने सेट किया है, तो हम लोग तो बस एक गुड़िया हुए, एक पपेट हुए। मतलब मतलब कि हम तो कुछ नहीं कर रहे फिर, अगर सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। लेवनीज, अक्षय भाई, तुम्हारा ये सवाल ना बहुत ही उत्तम श्रेणी का है, मतलब काफी इम्पोर्टेंट है। अगर सब कुछ गॉड ने पहले से ही सेट कर दिया है, तो हम लोग तो बस रोबोट या पपेट की तरह हैं। ये पूछ रहे हो ना तुम अक्षय? हाँ हाँ, मेरा यही क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, हम पपेट नहीं है भाई, हम फ्री हैं। पर ये फ्रीडम का मतलब थोड़ा अलग है। हम अपनी इंटरनल नेचर के अकॉर्डिंग फ्री है। अक्षय, इंटरनल नेचर के अकॉर्डिंग फ्री है मतलब बोलना क्या जा रहे हो आप? लेवनीज, पहले पूरी बात तो सुना कर यार, बीच में इंटरप्ट क्यों करता है? आगे से पहले मुझे ना पूरा बोलने देना, फिर तुम बोलना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बड़का जी, बोलो बोलो। तो सुनो, मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम पपेट नहीं है, हम फ्री हैं। पर ये फ्रीडम का मतलब थोड़ा अलग है। हम अपनी इंटरनल नेचर के अकॉर्डिंग फ्री है, मतलब हमारी जो इंटरनल टेंडेंसी है, थॉट्स है और रीजनिंग है, वो हमें अपने डिसीजन लेने का मौका देती है, मतलब पावर देती है। एक एग्जांपल हो, सोचो एक नीम का बीज तुमने लगाया। नीम समझते हो ना? हाँ, उसका बीज तुमने लगाया। तुम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मुझे आम देगा, राइट? क्या करते हो अक्षय? नहीं नहीं भाई साहब, नीम का पेड़ आम कैसे दे सकता है? वो तो नीम ही देगा। हाँ, वैसे ही नीम का बीज सिर्फ नीम का ही पौधा होता है और नीम ही देगा। अगर वो नीम अपनी नेचर के हिसाब से ग्रो कर रहा है बिना किसी रुकावट के, तो उसका ग्रोथ उसके अंदर के पोटेंशियल के हिसाब से हो रहा है। ये नीम अपनी नेचर के अकॉर्डिंग फ्री है। अक्षय, मतलब नीम का पेड़ नीम देगा, आम का पेड़ आम देगा, अमरूद का पेड़ अमरूद देगा। मतलब जो उसकी इंटरनल नेचर है उसी के हिसाब से वो आगे जाएगा। थोड़ा ये तो पेड़ों की एग्जांपल होगी, कोई और एग्जांपल दो, ह्यूमन ह्यूमन की एग्जांपल दो भाई। लेवनीस, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे डिसीजन तुम्हारी इंटरनल टेंडेंसी से आते हैं, जैसे तुम्हारा माइंड, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारी रीजनिंग। तुम्हारे अंदर जो थॉट्स और फीलिंग है, वो तुम्हें अपने एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। तुम्हें कोई फोर्स बाहर से नहीं पुश करती, तुम्हें अंदर से ही मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन मिलती है। तो हम अपनी इंटरनल नेचर के अकॉर्डिंग फ्री हैं। हाँ, गॉड ने एक स्ट्रक्चर सेट किया है, लेकिन हमारी इंटरनल फ्रीडम है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारे थॉट्स से निकलते हैं। तुम पपट नहीं हो भाई, तुम अपनी इंटरनल नेचर से मोटिवेटेड हो। जैसे तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो इस वीडियो को? बिकॉज यू आर फ्री। अक्षय, एक रियल लाइफ एग्जांपल दो ना, मतलब थोड़ी थोड़ी और अच्छी सी। अक्षय, मुझे पता नहीं तुम क्या सीख रहे हो फिलोसफी में यार। मतलब डेकार्ट, स्पिनोजा, एरिस्टोटल, मतलब इन सबको सुन लिया तूने, और तुम मेरी बात को जानबूझ के तू मजे ले रहा है मेरे। चल ठीक है, मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम्हें एक हार्ड डिसीजन लेना है, बहुत ही हार्ड डिसीजन। तुम्हारे अंदर जो थॉट्स, बिलीफ और एक्सपीरियंस है,
वो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर तुम अपनी पर्सनल नेचर के अकॉर्डिंग चूज कर रहे हो तो तुम फ्री हो। तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे इंटरनल डिजायर और रीजनिंग से आ रहे हैं, ना कि किसी बाहर की फोर्स से। मतलब तुम्हारे डिसीजन अपने आप में फ्री हैं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से आ रहे हैं। ये फ्रीडम है जो तुम्हारे इंटरनल नेचर से कनेक्टेड है। तो अक्षय, तुम पपट नहीं हो, तुम अपने इंटरनल नेचर के हिसाब से फ्री हो। इवन अगर गॉड ने एक स्ट्रक्चर सेट किया है, तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे अंदर के अंदर के थॉट, फीलिंग और रीजनिंग के हिसाब से नेचुरली फ्लो करते हैं, और इसलिए बेटा तुम फ्री हो। अक्षय, ओके, तो ये बात है। पर एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, पूछूं? लेविन, हाँ हाँ पूछो पूछो यार, तभी तो तुम यहाँ पे आए हो। अक्षय, तो फिर सच क्या होता है? मतलब सब कुछ लॉजिकली है या एक्सपीरियंस बेस्ड है? लेवनीज, अक्षय भाई, ये पूछ रहे हो कि तुम सच का है, क्या सब कुछ लॉजिकली होता है या एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है? तो सुनो भाई, सच दो तरह का होता है। एक टाइप होता है नेसेसरी ट्रुथ और दूसरा होता है कंटीजेंट ट्रुथ। अक्षय, हैं? दो टाइप का ट्रुथ? चलो समझाओ फिर, कौन कौन? यार सुना करो यार अक्षय मेरी बात यार, मतलब कि थोड़ा धैर्य रखो यार। धैर्य के साथ तुम फिलोसफी बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है? पूरा कंसंट्रेट करो, पूरा फोकस रखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसको। ठीक है लेमनिस भाई, ठीक है गलती हो गई, माफ कर दीजिए, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। चलो ठीक है, सुनो फिर। पहला ट्रुथ है नेसेसरी ट्रुथ। नेसेसरी ट्रुथ जैसे 2+2 = 4, ये हर जगह हर दुनिया में सच होगा। तुम किसी भी दुनिया में जाओ, 2 और 2 का सम हमेशा 4 ही होगा। ये टाइप का ट्रुथ बिल्कुल लॉजिकल और मैथमेटिकल होता है। ये चीजें प्योर लॉजिक वर्ड बेस्ड होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। ये मैथमेटिक्स के फॉर्मल लॉजिक पे डिपेंड करता है। ये सच सब जगह और हमेशा ट्रू रहेगा। और सेकंड है कंटीजेंट ट्रुथ। दूसरा टाइप का ट्रुथ है ये, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सच है, लेकिन ये सिर्फ इस दुनिया में सच है। अगर हम किसी और अल्टरनेट दुनिया में होते, दूसरी दुनिया में होते, आयरन मैन वाली दूसरी दुनिया में, तो हो सकता है वहां दिल्ली इंडिया की कैपिटल ना होती, मध्य प्रदेश होती, वेस्ट बंगाल होती या हिमाचल होती, जहां से तुम हो अक्षय। ये ट्रुथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इवेंट से रिलेटेड होती है। ये सच गॉड ने डिसाइड किया है। ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ट्रू होता है। अक्षय, अच्छा, तो मतलब दूसरी दुनिया में मेरा हिमाचल भी इंडिया की राजधानी हो सकता है, मतलब कैपिटल हो सकता है। वाह! तो मतलब नेसेसरी ट्रुथ हमेशा वही होता है जो मैथमेटिकली और लॉजिकल प्रिंसिपल से रिलेट होता है, और कंटीजेंट ट्रुथ वो चीज़ें होती है जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है, जैसे हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल फैक्ट। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सिर्फ इस दुनिया में सच है और किसी और दुनिया में ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैं समझ गया। पर मेरे काफ़ी टाइम से ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था। लेवनीस, पूछो पूछो यार, खुल के पूछो। अगर मोनाड मटेरियल नहीं है, जैसा कि आपने बोला एटम की एग्जांपल देके, तो टाइम और स्पेस का क्या मतलब है? इसका क्या फंडा है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, टाइम और स्पेस से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। फिर लेबनीज, अक्षय भाई, तू ये पूछ रहा है कि अगर मोनाड मटेरियल नहीं है तो टाइम और स्पेस का क्या मतलब है? तो सुन, ध्यान से सुनना। मे बी ये कंट्रोवर्शियल हो, मे बी तेरे पैरों से जमीन निकल जाए। मेरा मानना है कि टाइम और स्पेस एक्चुअल चीजें नहीं है,
ये बस रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए टूल्स हैं। तो टाइम और स्पेस को समझना थोड़ा अलग तरीके से है, मतलब कि डिफरेंट वे में समझना पड़ेगा तुझे। टाइम का मतलब होता है, अक्षय, क्या? मैं समझा नहीं। ओ यार पता नहीं, मुझे लगता है माइक बंद हो गया था। सुन, टाइम को समझने का एक तरीका ये है, टाइम एक इंटरनल चेंज का सीक्वेंस होता है। जैसे एक प्रोसेस चल रहा है और हर स्टेप के बाद कुछ बदलता हो। अक्षय, कोई एग्जांपल दो ना यार, लेबनिज भाई, क्या बोलना चाह रहे हो आप? और एक बार इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर दो। लेबनिज, चलो ठीक है, मैं तेरे लिए इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टाइम एक इंटरनल चेंज का सीक्वेंस होता है। टाइम एक इंटरनल चेंज का सीक्वेंस होता है, जैसे एक प्रोसेस चल रहा हो और हर एक स्टेप के बाद कुछ बदलता हो। एक एग्जांपल देता हूँ तुझे मैं। जैसे पजल का एक पीस लगा और फिर दूसरा पीस आता है। ये सीक्वेंस टाइम का ही पार्ट है। तुम सोच सकते हो कि टाइम एक ऐसा सीक्वेंस है जहां हर मोमेंट अपने आप को पहले वाले मोमेंट के बाद आता है। मतलब मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, इस तरह चलता रहेगा। ये टाइम है। और स्पेस का मतलब होता है कि हर मोनाड का ऑर्डर ऑफ को एग्जिस्टेंस, मतलब ये कि मोनाड एक दूसरे के साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस ऑर्डर में। स्पेस एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन करता है जिसमें मोनाड एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पजल का हर एक पीस को फिक्स्ड जगह पे रखना होता है, वैसे ही स्पेस मोनाड के लिए उनके को एग्जिस्टेंस का ऑर्डर है। अक्षय, कुछ और एग्जांपल दो ना यार, कुछ और। लेबनीज, तो सुनो, इस एग्जांपल से मे भी तुम्हें बेटर बेटर नहीं, बेहतर समझा है। पजल को समझने का एक तरीका, पजल को समझने का एक सिंपल तरीका यह है, टाइम जैसे एक के बाद एक पीसीस का लगना और स्पेस जैसे एक डिसाइड करना कि कौन सा पीस कहाँ रखा गया। दोबारा से सुनो यार, अगर तुम्हें पजल को समझना है ना, तो पजल को समझने के लिए एक तरीका यह भी हो सकता है। जैसे टाइम एक के बाद एक पीस का लगना, वो क्या हुआ, उसके बीच में जो मोमेंट आ रहा है, चेंज हो रहा है, वो टाइम है। और स्पेस जैसे ये डिसाइड करना है कि कौन सा पीस कहाँ रखा गया। मेरे हिसाब से न्यूटन के जैसे ऑब्सोल्यूट स्पेस टाइम नहीं होते। जैसे न्यूटन के लिए टाइम और स्पेस ऑब्सोल्यूट है ना, मेरे हिसाब से टाइम और स्पेस ऑब्सोल्यूट नहीं है। सब कुछ रिलेटिव है। मतलब टाइम और स्पेस किसी फिक्स्ड रेफरेंस के अगेंस्ट नहीं होते, सब कुछ एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। अक्षय बोलते हैं, मुझे सोचने दो यार, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? मुझे एक बार ना रिवाइज करने दो अपने दिमाग में जो भी आपने बोला। अच्छा, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है। अच्छा, अगर मोनाड्स क्लोज्ड हैं, लेबनिज भाई, अगर मोनाड्स क्लोज्ड हैं तो परसेप्शन कैसे होता है? लेबनीज, वाह अक्षय भाई, यो तुम पूछ रहे हो, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तुम पूछ रहे हो कि अगर मोनाड क्लोज हैं तो परसेप्शन कैसे होता है। मतलब अगर मोनाड एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करते तो हम सेंस कैसे कर पाते हैं चीजों को? मतलब सेंस कैसे करते हैं, ये पूछना चाह रहे हो ना तुम? अक्षय, हाँ भाई बिल्कुल। लेबनीज भाई, यही 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 क्वेश्चन है मेरा। तो मेरा जवाब सुनो, हर मोनाड के अंदर छोटी छोटी परसेप्शन होती है जो कि सबकॉन्शियस सेंसेशन है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हर मोनाड के अंदर छोटी छोटी परसेप्शन होती है जो कि सबकॉन्शियस सेंसेशन है। ये माइक्रो परसेप्शन हर वक्त, हर टाइम होती रहती हैं, बस हम उन्हें तुरंत कॉन्शियसली
नहीं समझ पाते। लेविनिस भाई एक बार से रिपीट कर दो ना। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हर मोनाड के अंदर छोटी छोटी परसेप्शन होती है जो कि सबकॉन्शियस सेंसेशन है। ये माइक्रो परसेप्शन हर वक्त होती रहती हैं, बस हम उन्हें तुरंत कॉन्शियसली नहीं समझ पाते। एक एग्जांपल ले लो। समुंदर के पास जैसे तुम खड़े हो, मतलब गोवा के बीच में तुम खड़े हो, मतलब कि बागा बीच में, तो तुम्हें हवा का फील होता है। हवा उधर चल रही होती है तो तुम्हें फील होती है ना, स्मेल आती है, आवाज सुनाई देती है। ये सब चीजें तुम्हारे ब्रेन में एक सटल बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तुम जब ज्यादा फोकस करते हो तो ये चीजें तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। ये एक तरह का बैकग्राउंड नॉइज है जो तुम्हारे माइंड में हमेशा होता है। जब तुम अपना ध्यान किसी स्पेसिफिक चीज पर डालते हो तब वो सबकॉन्शियस सेंसेशन तुम्हारा कॉन्शियस परसेप्शन बन जाती है। जैसे तुम जब समुंदर की वेव्स को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान उस पर जाता है और वो एक्सपीरियंस तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। अक्षय, पर ये कॉन्शियस का प्रोसेस होता कैसे है? अक्षय, नॉट सॉरी, लेबनीज, ये जो तुम्हारा कॉन्शियस है ना, वो इन्हीं माइक्रो परसेप्शन का रिजल्ट होता है। जैसे तुम्हारा माइंड छोटी छोटी सेंसेशन को एक्यूमुलेट करता है, वैसे वैसे ही एक कॉन्शियस अवेयरनेस बनती है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा मोनाड, जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, की छोटी छोटी परसेप्शन मिलकर तुम्हें अवेयरनेस देती है। ये माइक्रो परसेप्शन का कंटिन्यूस फ्लो है जो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस बन जाता है जब तुम्हारा माइंड उन पे ध्यान देता है। जैसे समुंदर की वेव्स को अगर तुम फोकस करते हो तो वो तुम्हारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाता है। अक्षय, मतलब तुम बोलना चाह रहे हो जहाँ पे मैं एम करूँगा तो वो मेरी रियलिटी बन जाएगा, मतलब वहाँ पे मुझे सब कुछ दिखाई देना पड़ेगा। अच्छा, पर यार अगर मोनाड कुछ रिसीव नहीं करता तो नॉलेज कैसे मिलती है, मतलब ज्ञान कैसे मिलता है हमें? क्योंकि अब तूने बोला ना, सॉरी सॉरी भाई, तूने नहीं, आपने बोला ना कि मेरे माइंड भी एक तरह का मोनाड है। तो अगर मोनाड कुछ रिसीव ही नहीं करता, मतलब मेरा माइंड कुछ रिसीव ही नहीं कर रहा, तो मुझे नॉलेज कैसे आती है? मैं आपकी बात कैसे समझ पा रहा हूँ? समझे मेरा क्वेश्चन लेबनीज? ओ भाई, मैंने थ्योरी दी और मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझूंगा? क्या बातें कर रहा है फालतू की। अब मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ यार, तो सुनो, नॉलेज कम्स फ्रॉम इनेट आइडिया। मतलब अगर मोनाड के पास एक्सटर्नल वर्ड से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही तो हमारे पास नॉलेज कैसे आती है? नॉलेज एक्चुअली इनेट आइडिया से आती है। 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 और लेवनीज भाई आगे भी बोलो। ओ यार, ठीक है, समझ गया मैं, कई बार हो जाता है यार। अब इतने साल हो गए, इतने सालों के बाद मैं कवर से निकला हूं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। सुनो, जो नॉलेज है ना वो एक्चुअली इनेट आइडिया से आती है। और इसका मतलब है ये है कि हमारे दिमाग में कुछ इनेट आइडिया पहले से ही होते हैं। जैसे जब तुम एक न्यू बॉर्न बेबी हो, जैसे जब तुम एक न्यू बॉर्न बेबी हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कॉज एंड इफेक्ट का आइडिया, या फिर बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर। तुम्हारा दिमाग कोई ब्लैंक स्टेट नहीं होता, तुम्हारे अंदर पहले से ही कुछ आइडियाज के सीड्स होते हैं जो टाइम के साथ डेवलप होते हैं। यार अक्षय, एक मिनट रुको यार, मुझे ना पानी पीने दे। मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो मेरे गला ना खस 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 हो गया है।
अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। तो दोबारा से बोलो भाई, क्या बोल रहे थे आप यार? इनेट आइडिया, इनेट आइडिया मतलब जो ऑलरेडी प्री एस्टेब्लिश तेरे दिमाग में ऑलरेडी है, मतलब वो बाहर से नहीं आए, ऑलरेडी मतलब बचपन से ही पैदा होते ही तुम्हारे अंदर है। ये आइडिया एक्सपीरियंस से अलग है। तुम जो दुनिया देखते हो, जो सीखते हो, वो सब तुम्हारे इंटरनल आइडियाज को एक्टिवेट करते हैं। जैसे तुम्हारा इंटरनल पोटेंशियल यूज होता है जब तुम एक्सपीरियंस से गुजरते हो। अक्षय, कोई एग्जाम्पल दे दो। चल ठीक है, मैं तुझे ना एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही अच्छी सी एग्जाम्पल। इमेजिन ए चाइल्ड हु इज लर्निंग लैंग्वेज। अब जब बच्चा दुनिया से बात करता है, वो जो भी सुन रहा है उसका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को अपने प्री एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ मैच करता है। ये आइडियाज उसके माइंड में पहले से ही होते हैं, जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट। बच्चा उन आइडियाज को अपने इन्वायरमेंट के एक्सपीरियंस से एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखने लगता है। मतलब हमारे माइंड में कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो हम नेचुरली बोर्न होते हैं और एक्सपीरियंस उनको जस्ट जगाता है, नींद से जगाता है। मेरे हिसाब से ये नेचुरल होता है, ये कंसेप्ट नेचुरल होता है। जैसे एक प्लांट जो अपने ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन उसका ग्रोथ पाथ और शेप पहले से ही डिटरमाइंड होती है। तुम्हारे दिमाग में भी जो ग्रोथ है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, लेकिन उस ग्रोथ का फ्रेमवर्क पहले से ही डिफाइंड है। तो ये इनेट आइडियाज का कंसेप्ट ये कह रहा है कि हम जो भी सीखते हैं वो हमारे अंदर पहले से ही होता है, हम बस आइडिया से रिलेट होते हैं। तुम्हारा दिमाग एक्सपीरियंस के थ्रू उन आइडियाज को एक्टिवेट करता है और उन आइडियाज को एक्सपेंड करता है। ये कंसेप्ट समझना भाई साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है। तुम्हारे आइडियाज और थॉट का बेस ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में होता है। तुम्हारा माइंड एक ब्लैंक स्टेट नहीं है बस। अक्षय, हाँ, बड़ा ही आसान था। ठीक है, मैं समझ तो रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। एक बार इसको समराइज कर दोगे? मतलब कि मेटाफिजिक्स अभी और भी है या खत्म होगी? हाँ हाँ हाँ, मेटाफिजिक्स तो खत्म होगी भाई साहब। तो इसको एक बार समराइज कर दो, मतलब कि अभी तक आपने जो भी मुझे बताया, ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। तो सुन, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोनाड होता है। ओके, सब्सटेंस एक ही है और वो है मोनाड। मोनाड इंटरेक्ट कैसे करते हैं? प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी में, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, बट प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी में। सब कुछ का रीजन क्या है? सफिशिएंट रीजन है। इवल क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर गुड। क्या हम फ्री हैं? यस, बट वो इंटरनल फ्रीडम है। ट्रुथ क्या होता है? नेसेसरी वर्सेस कंटीजेंट। स्पेस टाइम क्या है? रिलेशंस है। कॉन्शियसनेस कैसे आती है? लिटिल परसेप्शन से। नॉलेज का सोर्स क्या है? इनेट आइडिया। ठीक है अक्षय? हाँ, आपकी मेटाफिजिक्स तो समझ आ गई मुझे। मतलब मोनाड का सब कुछ फंडा है। ये दुनिया भगवान ने बनाई है क्योंकि सबसे बेहतर दुनिया यही है, और ईवल इसलिए बनाया है क्योंकि उसको बैलेंस करना है। और हमारे पास इंटरनल फ्रीडम है। और सच सच है दो टाइप के, स्पेस एंड टाइम रिलेशन में है। कॉन्शियसनेस लीडर परसेप्शन से आती है, और नॉलेज इनेट आइडिया से आती है। हाँ, समझ तो रहा हूँ मैं। तो फिर अब मुझे ये बताओ अपनी एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। अक्षय, मैं पहले एक बार पानी पी लूँ यार। ओ पियो लेबनीज भाई, बड़का जी पियो, पानी पियो। तो आके खुल के बोलो फिर मेरे साथ, मुझे खुल के बताओ चीज़ों के बारे में। ठीक है भाई।
सुन भाई, अब एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी सुन के तो भाई साहब तुझे मजा ही आ जाएगा। लेमनिस भाई, मजे लेने ही आया हूँ मैं। मैं चाहता हूँ आप मुझे मजा दो, इतना मजा दो कि मैं बाकी सब फिलोसफी भूल जाऊं। मतलब जैसे राहुल गांधी पूरी इंडिया को मजा देना चाहते हैं ना, मैं भी फिर ऐसे ही मजा दूं सबको। चलो भाई, अब एपिस्टेमोलॉजी समझते हैं लेबनीज की। तो अक्षय जी पूछते हैं लेबनीज से, रियलिटी क्या है, किससे बनी है, ये तो समझ आ गया, अब बताओ ट्रुथ क्या है। अब ये तो मुझे पता है कि ट्रुथ का सोर्स इनेट आइडिया, पर ट्रुथ है क्या, एक्चुअल में क्या है। देखो, लेबनीज बोलते हैं, देखो, जैसे मैंने पहले मेटाफिजिक्स समझाने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन किया था, अभी भी सेम ही करता हूँ। रियलिटी और ट्रुथ में क्या डिफरेंस है अक्षय। ओ भाई साहब, रियलिटी वो होती है जो हमारे सामने होती है जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, और अगर वो डिस्क्रिप्शन सही है तो वो ट्रुथ है। लेबनीज, वाह भाई अक्षय, तो भाई साहब बड़ा ही खतरनाक बंदा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। ट्रुथ का मतलब है उस रियलिटी का सही डिस्क्रिप्शन। और अगर स्काई वाकई ब्लू है तो ये रियलिटी है। तो ट्रुथ एक प्रोपोजिशन होता है और रियलिटी उसका ऑब्जेक्ट। अक्षय, हैं? अच्छा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप। यार, लेबनीज बोलते हैं, ओ यार, मैं ट्रुथ को लॉजिकली डिफाइन करता हूँ। ट्रुथ इज अ प्रोपोजिशन इन विच द प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। अक्षय, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये क्या होता है, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो भाई साहब, सीधे सीधे बोलो। लेबनीज, सिंपल सा लॉजिक है भाई, सिंपल सा लॉजिक। एक एग्जांपल लो, सचिन इज ए क्रिकेटर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ सचिन। प्रेडिकेट क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ इज ए क्रिकेटर, यानी क्रिकेटर एक क्वालिटी है जो सचिन के कंसेप्ट में पहले से ही इंक्लूडेड है। अगर प्रेडिकेट सब्जेक्ट के कंसेप्ट में ऑलरेडी छुपा हो, अगर उसमें ऑलरेडी हो, तो प्रपोजिशन ट्रू होता है। मेरे लिए प्रेडिकेट का मतलब है जो भी ट्रू हो सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, एक्शन हो या रिलेशन। अक्षय, मतलब आप बोलना चाहते हैं, आपने बोला ट्रुथ इज ए प्रोपोजिशन, मतलब कि ट्रुथ एक प्रोपोजिशन है इन विच द प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। और उसके बाद आपने एग्जांपल दी कि सचिन एक क्रिकेटर है और इसमें सब्जेक्ट सचिन है और प्रेडिकेट है क्रिकेट, क्रिकेटर। तो ये कंसेप्ट क्या है, आपने बोला ना कि प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। बट मैं पजल क्यों हो रहा हूँ लेबनीज भाई। यार क्यों पजल हो रहा है, तू बता, सही मुझे पूछना क्या जा रहा है। यार मैं पूछना तो चाह रहा हूँ बट मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपने यही बोला ना कि अगर प्रेडिकेट सब्जेक्ट के कंसेप्ट में ऑलरेडी छुपा हो, अगर प्रेडिकेट प्रेडिकेट आपका एग्जांपल दिया आपने क्रिकेटर। यार लेबनीज भाई एक बार दोबारा से समझा दो ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, अब मेरे लिए नया नया है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे दोबारा से बताओ यार। लेबनीज, सुनो यार, मैं ना ट्रुथ को ना लॉजिकली डिफाइन करता हूँ। मेरे लिए ट्रुथ इज अ प्रोपोजिशन इन विच द प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। अगर मैं इसको सचिन वाली एग्जांपल दोबारा से दूं तुझे, तो जैसे एक प्रोपोजिशन है, सचिन इज ए क्रिकेटर,
इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? इसमें सब्जेक्ट हुआ सचिन, क्योंकि हम सचिन के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या हुआ? इसमें प्रेडिकेट हुआ इज़ अ क्रिकेटर, यानी क्रिकेटर एक क्वालिटी है जो सचिन के कंसेप्ट में पहले से ही इंक्लूडेड है। हाँ, हाँ, रुको, 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 रुको। अभी आपने बोला ना कि क्रिकेटर एक क्वालिटी है जो सचिन के कंसेप्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेबनीज, हाँ भाई, यही बोला मैंने। अक्षय, तो ये कंसेप्ट क्या हुआ? हाँ, ये पूछना चाह रहा था उस टाइम पे मैं, फिर मैं पजल हो गया थोड़ा सा। अभी आपने बोला ना कि सचिन के कंसेप्ट में, तो ये कंसेप्ट क्या है? लेबनीज, वाह यार, मतलब तेरी नज़र ना बड़ी पारखी है। कंसेप्ट होता है किसी भी चीज का पूरा, कंप्लीट, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसके उसके सब प्रॉपर्टीज, एक्शंस, क्वालिटीज और रिलेशन के साथ। अक्षय, मतलब एक तरह की जन्म कुंडली। अक्षय, नहीं सॉरी, लेबनीज, हाँ, जैसे जन्म कुंडली में सब कुछ ऑलरेडी होता है ना, जैसे जन्म का समय, फ्यूचर का योग, कर्मों का फल, किस काम किस दिन करेगा, सब लिखने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही। अक्षय, तुमने बोला ट्रुथ इज ए preposition इन विच द predicate इज contained इन द सब्जेक्ट। मैं उससे ये समझाऊं कि ट्रुथ एक preposition है जिसमें predicate सब्जेक्ट में छिपा होता है, और predicate का मतलब होता है जो भी ट्रू हो सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, एक्शन हो या रिलेशन हो। अगर प्रेडिकेट सब्जेक्ट के कंसेप्ट में ऑलरेडी छुपा है तो प्रपोजिशन ट्रू होता है, और उस सब्जेक्ट का कंसेप्ट में ये सब कुछ लिखा होता है, और वो कंसेप्ट का मतलब है एक तरह की कुंडली जिसमें उसके जन्म से लेकर डेथ तक सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। लेबनीज, हाँ भाई, अब तू समझा। अक्षय, और ये प्रपोजिशन क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? लेबनीज, प्रपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स, उसका एक ट्रुथ वैल्यू होता है। एग्जांपल देता हूं मैं तुझे, इंडियन एग्जांपल देता हूं तुझे, चल मैं, मान ले अशोका वाज ए किंग। ये एक प्रपोजिशन है, या तो ये सही होगी या गलत होगी, क्योंकि इसमें एक बात बोली गई है, इसीलिए या तो ये झूठ होगी या गलत होगी। अक्षय, हाँ, अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं बोलूं ब्लू इज ए कलर, तो कलर ऑलरेडी ब्लू के कंसेप्ट में इंक्लूडेड है। लेबनीज, हाँ, ऐसे प्रपोजिशन को हम एनालिटिकल कहते हैं, जिनके ट्रुथ सिर्फ डेफिनेशन समझ के ही क्लियर हो जाते हैं। अक्षय, कुछ और एग्जांपल दो। लेबनीज, चलो मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूँ, और गहरी एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर राम इज इल सच है, अगर राम इज इल सच है, तो इसका मतलब है कि इलनेस उसके कंप्लीट कंसेप्ट में पहले से ही लिखा है। और हमेशा याद रखना, कंसेप्ट का मतलब है उसकी जन्म कुंडली, एक तरह की, नॉट वही, बट तुम इस तरह से रख सकते हो। तो अगर राम उसके अगर तुम्हारे पास राम के पूरे जीवन का ब्लूप्रिंट या कुंडली हो, तो उसकी नेचर, हेल्थ, हैबिट्स, फ्यूचर, सब कुछ जान सकते हो, तो तुम कहोगे राम इज इल क्योंकि वो उसके कंसेप्ट में इंक्लूडेड था। अक्षय, तो अगर मेरे पास राम की कुंडली है, तो मतलब राम अगर बीमार होगा तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं कुंडली से पता कर सकता हूँ। लेवनीज, नहीं, तो मैं उसे देखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑप्शनल है, क्योंकि ट्रुथ लॉजिकल कंटेनमेंट है।
अक्षय, ये लॉजिक क्या इंडिया में भी मिलता है या फिर उधर जर्मनी में होता है? लेबनीज भाई साहब, बिल्कुल इंडिया में भी मिलता है। मैं एग्जांपल देता हूँ तुझे। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध करेगा ही, क्योंकि ये तेरी प्रकृति है अर्जुन। अर्जुन का वॉरियर होना उसके कंसेप्ट का पार्ट है। फाइट करे या कंफ्यूज हो, ट्रुथ तो लिखा जा चुका है अक्षय। पर पूरा कंसेप्ट मतलब कुंडली किसी का हम जान कैसे सकते हैं? मतलब मेरे पास तो किसी का भाई साहब पूरा कंसेप्ट नहीं है, मतलब कुंडली नहीं है। अगर मुझे किसी की आप पूरा कंसेप्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं सच कैसे जान सकता हूँ? लेवनीस बोलते हैं, तेरा डाउट बिल्कुल वैलिड है भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी का कंप्लीट कंसेप्ट जान सकते हो। बस ये कह रहा हूँ कि ट्रुथ एग्जिस्ट करता है, हर चीज का लॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है। वो 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 ब्लूप्रिंट हमेशा लिखा जा चुका होता है, चाहे हम एक्सेस कर पाए या नहीं। अक्षय, मतलब ट्रुथ हमेशा से फिक्स्ड होता है, हम सिर्फ उसके कुछ पेजेस ही समझ पाते हैं। लेबनीज, एग्जैक्टली। तुम किताब का सिर्फ एक हिस्सा पढ़े हो, पर पूरी किताब लिखी जा चुकी है। ट्रुथ ऑब्जेक्टिव है, हमारी समझ सब्जेक्टिव है। ट्रुथ टाइमलेस होता है। जैसे राम वॉज इल ऑन 1 जनवरी 1999, ये सच है, तो वो उस टाइम भी सच है और 1000 साल के बाद भी वो सच ही रहेगा। पर अक्षय बोलते हैं, पर अगर कोई भूल जाए तो कभी पता नहीं चलेगा। बड़े होशियार बन रहे हो। लेबनीज बोलते हैं, वो फिर भी ट्रुथ ही रहेगा, क्योंकि नॉलेज और ट्रुथ अलग चीजें हैं। अक्षय, कोई एग्जांपल तो दो। ओ यार, तुझे मैं एक और ना अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। तूने रामायण देखी है? हाँ हाँ भाई साहब, पूरी देखी है, कम से कम भी 10 बार देखी है। लेबनीज, तो सोचो, जब रावण ने सीता माँ को किडनैप किया और लंका ले गया, अगर उस टाइम पे राम जी के पास रावण का कंप्लीट कंसेप्ट होता, मतलब उनकी जन्म कुंडली होती, अगर वो उसका कंप्लीट कंसेप्ट जानते, तो वो उनके हर एक्शन को समझ सकते थे, मतलब कि हर एक्शन का कोज समझ सकते थे। क्या किया, क्यों किया, सब कंसेप्ट में एम्बेडेड था। अच्छा। अच्छा, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। लेबनीज, तो हमेशा याद रखना अक्षय, ट्रुथ इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्वेशन। ऑल्सो ट्रुथ इज नॉट इक्वल टू लैंग्वेज का रेफरेंस। ट्रुथ इज इक्वल टू लॉजिकल कंटेनमेंट ऑफ प्रिडिकेट इन द सब्जेक्ट। और इसी लॉजिक से हम रियलिटी को भी बेटर समझ सकते हैं। अक्षय सोच में डूबा हुआ। अच्छा, तो ये बात है। लेविनी जी, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। ये सब मैंने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। लेविनीज, और अब तो तू फिलोसफर बन गया अक्षय। ओके, तो मुझे ये तो समझ आ गया कि ट्रुथ का मतलब ये है कि उसका प्रीडिकेट सब्जेक्ट के कंसेप्ट में ऑलरेडी होता है। लेकिन अब तुम खुद सोचो यार, अगर किसी आदमी के बारे में हर छोटी बड़ी बात उसके कंसेप्ट में लिखी है, तो ये सारी बातें उसके कंसेप्ट में क्यों है? मतलब ये कैसे आई? क्या ये रैंडमली किसी ने डाल दी है? किसी ने, मतलब भगवान ने डाल दी है? मतलब, हाँ मतलब, अगर रावण ने सीता माँ को किडनैप किया तो ऐसे ही कैसे लिखा गया था उसके कंसेप्ट में? कोई रीजन तो होगा ना। वो रावण सीता माँ को किडनैप करने चला गया तो कुछ तो हुआ होगा ना उससे पहले। लेवनीज, बिल्कुल भाई, मतलब कि तू ना चीजों को काफी अच्छे से समझ रहा है। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। हर चीज के पीछे वजह होती है।
जैसे हमने मेटाफिजिक्स फिजिक्स में समझा था ना। ये प्रिंसिपल होता है ये प्रिंसिपल होता है मतलब बोलता है हर चीज जो सच है उसके होने के पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अक्षय, एक मिनट, यार सिंपल में समझाओ यार, मतलब सिंपल तरीके से समझाओ ना। लेबनीज बोलते हैं, ओके ओके, मान लो तुम ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल गया, तुम लेट हो गए। अब अगर कोई पूछे अक्षय तुम लेट क्यों हो, तो तुम्हारा जवाब होगा ट्रैफिक जाम था। क्योंकि तुम्हारा लेट होना एक सच है, ट्रैफिक जाम उस सच के पीछे की वजह है, यानी सफिशिएंट रीजन है। अगर तुम बस ये कहोगे मैं तो लेट होने वाला ही था, मेरे कंसेप्ट में ये लिखा जा चुका था, बिना वजह के, तो वो बात तो वैसा लॉजिक से नहीं चलेगी ना। अब सोचो, रावण ने सीता माँ को किडनैप किया, तुम पूछते हो क्यों। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी एम्बिशियस थी, कपटी थी। उसने सोचा ये वक्त है एक्शन का। माँ सीता को किडनैप करना एक ट्रुथ है, उसकी एम्बिशियस सोच और टाइमिंग वो उसके प्रेडिकेट हैं जो उसके काम की वजह बनते हैं। तो इन ट्रुथ का एक नेटवर्क बन जाता है, जैसे एक स्पाइडर वेब। एक बात दूसरी से जुड़ी होती है। अक्षय, हाँ, मतलब अगर किसी का कंप्लीट डाटा हो अपन के पास, तो उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, उसका फ्यूचर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास किसी का कंसेप्ट आ जाए, मतलब किसी का क्या, बस 2-3 स्टेट का, यूपी बिहार का आ जाए, मतलब मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। लेबनीज मतलब तू बिजनेसमैन बन जाना चाहता है। हाँ यार, अगर रावण के बारे में तुम्हें उसकी सब हैबिट्स, डिजायर, थिंकिंग पैटर्न, सरकमस्टांसिस का पता है, तो तुम कह सकते हो हाँ वो सीता माँ को किडनैप करेगा। और अगर उसकी डेथ के बाद तुम उसके एक्शन एनालाइज करोगे ना रावण के, तो बोल सकते हो रावण ने सीता माँ को क्यों किडनैप किया और फिर क्यों युद्ध किया राम जी से। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम्हारे पास पूरा नेटवर्क ऑफ रीजन हो, और वो इंसान सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है वो चीजें, वो है भगवान। तुम नहीं कर सकते बेटा। अक्षय, अच्छा, लेकिन भाई अगर तुमने रामायण की बात छेड़ ही रही है और रावण की बात छेड़ रही है, तो रावण पहले अलग था, बाद में अलग हो गया, तो वो सेम इंसान कैसे रहा। समझे मेरा सवाल। लेबनीज बोलते हैं, हाँ भाई समझ गया, बिल्कुल अच्छा सवाल है। मान लो तुम स्कूल में एक शरारती लड़के थे, अक्षय शर्माते हुए वो तो मैं था, बट अब तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, तो क्या तुम अब अक्षय नहीं रहे। अक्षय, अरे नहीं, मैं वही हूँ, बस बदल गया हूँ। लेबनीज, वही तो, जो चीजें तुम्हारे साथ होती है उनके बीच एक रीजनिंग का लिंक होता है। तुम बदलते हो पर लॉजिकली तुम वही हो। ये सफिशिएंट रीजन आइडेंटिटी का बेस बनाता है। अक्षय, हाँ, लेबनीज भाई, तेरी ना एपिस्टेमोलॉजी ना बड़ी खतरनाक है। मतलब आप ना, मतलब कि आप यार जल्दी पैदा हो गए, मतलब आपको तो 2025 में होना चाहिए था। और आपका अगर यूट्यूब चैनल होता ना, मतलब आप धड़ाधड़ नंबर 1 यूट्यूबर होते, और मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा पैसा दे देते। और छोड़ो यार, तो मेरे दिमाग में अब एक और क्वेश्चन आ रहा है। अब लग रहा है सब कुछ तो फिक्स हो गया, अब मुझे फिर लग रहा है कि सब कुछ फिक्स ही है। अगर सब लिखा है कंसेप्ट में, तो मैं तो कुछ चूज ही नहीं कर सकता। लेबनीज यार, अक्षय देखो, रावण ने सीता माँ को किडनैप किया, इसका रीजन था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे ए इज ए, ये लॉजिकली नेसेसिटी है। रावण सीता माँ को किडनैप करेगा,
या नहीं करेगा, ये लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, ये कंटीजेंट है। हमने बोला था ना कि ट्रुथ दो टाइप के होते हैं, सच दो टाइप के होते हैं, एक नेसेसरी एक कंटीजेंट। तो ये नेसेसरी ट्रुथ नहीं था कि रावण को किडनैप ही करना था सीतम्मा को, ये सेकंड वाला ट्रुथ था, कंटीजेंट, जो इंटरनल से चलता है। अगर वो नहीं करता तो कुछ और होता, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता, बस एक अलग हिस्ट्री लिखी जाती। फ्री विल का मतलब ये है कि तुम कर सकते हो, लेकिन जो भी करोगे उसके पीछे कुछ वजह होगी। अक्षय, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि हर बात के पीछे एक वजह होती है, ट्रुथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइडेंटिटी भी इसी वजह से बनती है। फ्री विल है पर बिना रीजन के कुछ नहीं होता। भाई फिलोसफी तो सच के मन जो था मजा ही आई गया। और क्या बोल रहे हो आप? ओ यार थोड़ा पहाड़ी में बोल रहा था, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिलोसफी तो सोच के पुराने तरीके को हिलाकर रख देती है। लेविन्स, बिल्कुल सही बोला भाई आपने, बिल्कुल सही बोला। तो अक्षय, फिर से पानी पी लूं मैं? अब पियो यार, खुल के पानी पियो। तो लेविन्स भाई, मैं तो आपकी एपिस्टेमोलॉजी भी समझ गया, मेटाफिजिक्स भी समझ गया, तो अब ये की बचता है वो है एथिक्स। तो मुझे ज्ञान दीजिए अपने एथिक्स के बारे में। लेविनिस, पूछो यार, क्या पूछना चाहते हो आप, खुल के पूछो। अक्षय, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने एथिक्स का, ओ यार मतलब मैं थक गया हूँ, मतलब ओ यार सुनो यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी एथिक्स का बेस क्या है? क्योंकि मुझे लगता है आपका फोकस हमेशा मोनार्स, गोड्स और हार्मनी पर ज़्यादा रहता है। क्या आपका एथिक्स कुछ अलग है बाकी फिलोसफर से? लेवनिस मुस्कुराते हुए अच्छा सवाल है बेटा। लोग अक्सर मेरी मेटाफिजिक्स में ही उलझ जाते हैं, लेकिन सच ये है कि एथिक्स मेरी थिंकिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन है। देखो, मेरे लिए मोरल एक्शन का मतलब है गॉड की क्रिएशन में हार्मनी बनाए रखना। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बिल, जो हमारी विल होती है ना, वो विल ना कि जगह वाली विल, बिना रीजन के काम नहीं करती। विल तभी कुछ चूज करती है जब इंटेलेक्ट उसे दिखाता है कि कौन सी चीज बेटर है। अक्षय, मतलब अगर मैं को या किसी को या किसी की हेल्प करता हूँ, तो मेरी विल ये तभी करती है जब मेरा दिमाग ये मानता है कि हेल्प करना सही है। ये बोलना चाह रहे हो आप? लेविनिस, एग्जैक्टली भाई, तुम्हारी विल हमेशा किसी परसीव्ड गुड की तरह जाती है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, तुम्हारी विल हमेशा किसी परसीव्ड गुड की तरफ जाती है। और जब तुम्हारा इंटेलेक्ट परफेक्ट होता है तो तो तुम गलती नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल परफेक्शन इज इक्वल टू मॉरल परफेक्शन। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहे हो आप। लेकिन ये बताओ, अगर दो ऑप्शन बिल्कुल सेम लगते हैं, जैसे दोनों अच्छे हैं, तो क्या मेरी बिल रैंडमली चूज करती है? लेवनिस, वाह क्या क्वेश्चन है। वही तो मैं रिएक्ट करता हूँ, वही तो मैं रिजेक्ट करता हूँ। जिसे तुम रैंडम बोल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी लिमिटेड अवेयरनेस है। हर एक्शन के पीछे सफिशिएंट रीजन होता है, चाहे वो कितना ही सटल क्यों ना हो। अक्षय बोलते हैं, तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं कॉफी या चाय के बीच में चूज करता हूँ तो भी कोई रीजन होगा मेरी डिसीजन के पीछे? लेविन, हाँ भाई, हो सकता है तुम्हारा मूड या पहले का एक्सपीरियंस या हेल्थ का सोचना कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा। तुम कंफ्यूज हो सकते हो, बिल नहीं। अक्षय, अच्छा, तो आपने
फिर जस्टिस के बारे में क्या बोला? तो लेबनीज़ बोलते हैं, जस्टिस पर मैं कहता हूँ कि जस्टिस इज़ नथिंग बट द चैरिटी ऑफ द वाइज़। क्या? चैरिटी ऑफ द वाइज़ यार, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल पोएटिक लग रहा है लेबनीज़ भाई, थोड़ा खुल के बताओ यार, थोड़ा सीधा-सीधा बताओ। लेबनीज़ बोलते हैं, देखो, एक वाइज़ पर्सन जब दूसरों से डील करता है, तो वो रिस्पेक्ट और लव से करता है। जस्टिस का मतलब सिर्फ लॉ फॉलो करना नहीं होता, बल्कि ये समझना है कि हर पर्सन एक यूनिक एक्सप्रेशन है गॉड के डिज़ाइन का। तो उनकी ग्रोथ, उनकी हैप्पीनेस को प्रमोट करना ही जस्टिस है। अक्षय बोलते हैं, तो जस्टिस का मतलब है हार्मनी मेंटेन करना, और वो तब होता है जब मैं दूसरों की वैल्यू समझता हूँ। लेबनीज़ बोलते हैं, बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने। तुम्हारी विल जब तक जस्ट नहीं हो सकती, जब तक उसमें यूनिवर्सल लव ना हो। अक्षय बोलते हैं, अच्छा भाई साहब, ये कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है भाई साहब, सभी फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया मस्त हो जाएगी। एक और चीज, आपने बोला कि सबसे बड़ा प्लेजर तब मिलता है जब गॉड को लव करते हैं, मतलब भगवान से प्यार करते हैं। पर ये कैसे? लेबनीज बोलते हैं, ओ भाई, क्योंकि गॉड इज द मोस्ट परफेक्ट बीइंग। जब तुम किसी परफेक्ट चीज से प्यार करते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी मोस्ट परफेक्ट होता है। जैसे तुम किसी संगीत या पेंटिंग से डीपली मूव्ड होते हो या मोटिवेट होते हो, वही वैसे ही गॉड का कंटेम्पलेशन तुम्हें हाईएस्ट जॉय देता है। अक्षय बोलते हैं, तो मोरल लाइफ का एंड गोल ये है कि मैं अपने इंटेलेक्ट को शार्प करूं, विल को अलाइन करूं, दूसरों के लिए जस्टिस और लव दिखाऊं, और अल्टीमेटली गॉड के डिजाइन को अप्रिशिएट करूं। लेबनीज खुले दिल से बोलते हैं, एग्जैक्टली, एथिक इज इक्वल टू लिविंग इन कॉन्शियस हार्मनी विद डिवाइन ऑर्डर। अक्षय, ये तो काफी अलग तरीका है भाई साहब सोचने का। तुमने एथिक्स को किसी रूल बुक जैसा नहीं बनाया, बल्कि एक लिविंग प्रोसेस बना दिया, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, लव और हार्मनी सब एक साथ आते हैं। लेबनीज बोलते हैं, भाई, जब तुम यूनिवर्स को एज ए रैशनल लविंग डिजाइन देखते हो ना, तब तुम सच में मोरल होते हो, नहीं तो नहीं होते हो। तो मुझे लगता है आज आपने लेबनीज और अक्षय के बीच में जो डिस्कशन है उसका मजा उठाया होगा। अगर आपको सच में ये लेक्चर अच्छा लगा, ये कंसेप्ट अच्छा लगा कि डिस्कशन करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और मैं इस चीज़ को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मतलब कि हर बंदे का अपना अपना आइडिया होता है देखने का चीज़ों का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं, थोड़ा ना एक्सप्लेन करके बताना, एक लाइन में मत बोलना, 6-7 लाइन नहीं लिखना, मतलब कि खुल के बोलना, ताकि मैं समझ सकूँ आपकी बात को। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जिसको भी फिलोसफी में इंटरेस्ट हो, ना भी हो, उसको शेयर कीजिए। तो हमारे रैशनलिस्ट की ट्रायोलॉजी खत्म हो चुकी है, अब हम शुरू करेंगे एम्पेरिसिस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।